नमस्कार दोस्तों, मैं महेश यादव राजस्थान लाइव स्टडी चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और अपनी जो कोचिंग क्लासेज हैं, अपने जो क्लासेज हैं वो रेगुलर नहीं हो पा रही, जिससे अपनी पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान आ रहा है। इसीलिए और अपने सामने पटवार, रीट जैसी भर्तियाँ भी हैं और हम उसकी तैयारी एक तो प्रॉपर वे में कर रहे थे, परंतु लॉकडाउन की वजह से हम बीच में काफ़ी अस्त व्यस्त हो गए। इसलिए मैं आपके सामने हिंदी विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और अपन ऑनलाइन लाइव स्टडी के द्वारा अपन हिंदी चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे और जो भी अपने सिलेबस में जो चैप्टर हैं उन चैप्टरों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और जितना संभव हो सकेगा उतना मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा और शॉर्ट एंड स्वीट जैसी भी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूँ। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और जैसे भी मेरे नए वीडियो अपडेट होंगे आपको तुरंत उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी और आपकी पढ़ाई अनवरत चलती रहेगी। धन्यवाद। अब अपने चैप्टर में चलते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी भाषा जो होती है उस भाषा का कोई ना कोई एक आधार होता है, कोई ना कोई बेस होता है। चाहे वो भाषा इंग्लिश हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो। हम भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा में सबसे पहले हम जब किसी चीज की बात करते हैं तो वो चैप्टर हमारे पास में आता है वर्ण का। वर्ण सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की। देखो, कोई भी शब्द जो होता है हिंदी में क्या होता है कि शब्द होते हैं अनेकार्थी होते हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। इसी प्रकार से हम जब बात करें वर्ण की तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ण के इसके अर्थ की बात करते हैं सबसे पहले। वैसे देखा जाए तो युग्म शब्द के अनुसार वर्ण जो शब्द है वो तीन प्रकार से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है वर्ण इस प्रकार से, एक लिखा जाता है वर्ण इस प्रकार से और एक लिखा जाता है वर्ण इस प्रकार से। हम जब इसमें युग्म शब्द की बात करते हैं तो ये तीन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। वर्ण की जब हम बात करें, सबसे पहले जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में अपन ने पढ़ाई स्टार्ट की है, पढ़ रहे हैं, उस वर्ण की जब हम बात करें तो इस वर्ण का मतलब होता है, इसका अर्थ जो होता है वर्ण का, तो एक तो अर्थ हम इसको कह सकते हैं अक्षर के लिए और एक हम इसका नाम जैसे हम कहेंगे रंग या एक रूप, रंग रूप के लिए हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वर्ण शब्द के दो अर्थ होते हैं, अक्षर या रंग रूप। इसके अलावा जब हम इस वर्ण की बात करते हैं तो इस वर्ण में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि ये वह जो है वो तो है आधा, इसमें वह है पूरा और ये अण, इस प्रकार से लिखा जाता है ये। ठीक है, तो इस वर्ण का अर्थ होता है भाव। ठीक, इसी प्रकार से इस वर्ण का अर्थ होता है अपनाना या स्वीकार करना। ये इसका अर्थ होता है वर्ण। जैसे हम ये कहें कि सीता ने राम को वन के रूप में वर्ण किया, इस प्रकार से। तो हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं, हम इनके उच्चारण की बात करें थोड़ा, तो इसके जब उच्चारण की बात करें तो इसमें र जो है वो एक रेफ है और र आधा है। जब इसका उच्चारण करेंगे तो र थोड़ा सा जब भी भूल जाएगा वर्ण। इसके उच्चारण में समानताएं हैं करीब करीब। क्यों? क्योंकि इसमें व्यादा है, रे पूरा अण और वर्ण, तो वर्ण और वर्ण इस प्रकार से, तो इनके उच्चारण तो करीब करीब समानता है। परंतु अर्थ में जब देखिए, जब इसको लिखा जाएगा तो ये वह ऐसे लिखा जाएगा, वह आधा है, रे पूरा है और अण है, तो वर्ण यानी घाव, ये इसका अर्थ हो जाता है। और इस वर्ण को आप सभी जानते हो, वर्ण यानी स्वीकार करना या अपनाना, ये अर्थ हो जाता है इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं इसके अगली बात कि इसकी परिभाषा की परिभाषा क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ण के बारे में। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो हम सदा से एक ही चीज हम ये पढ़ते आए हैं कि परिभाषा की जब हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी
इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। हम ये पढ़ते आए सदा से। अब मेन चीज यह आ जाती है कि जब हम परिभाषा में जब भाषा शब्द आया है तो हम ये समझना चाहेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। पहले इसको समझना जरूरी हो जाता है अपने लिए कि भाषा किसे कहते हैं। हम बात करें भाषा, थोड़ा सा मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसमें लेकर के चलूंगा, क्योंकि परिभाषा में ये चीज दे रखी कि भाषा क्या है। तो भाषा किसे कहते हैं कि मनुष्य जब अपने भावों और विचारों को, यानी दो चीज है, एक तो है भाव और एक है विचार, कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है, माध्यम, वह माध्यम ही भाषा कहलाती है। अब वो माध्यम कोई भी हो सकता है, इस प्रकार से संकेतिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो मनुष्य जब अपने भाव और विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है वो माध्यम ही उसकी भाषा कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वैसे थोड़ा सा देखें कि भाव और विचार ये दोनों क्या है। देखो ये दोनों एक ही चीज है, बस इनका उत्पत्ति स्थल थोड़ा सा अलग हो जाता है कि भाव जो है ना, वो भाव जो है ना उनका उत्पत्ति स्थल एक तरीके से हृदय होता है और विचारों का उत्पत्ति स्थल एक तरीके से मस्तिष्क हो जाता है। तो भाव हृदय से उत्पन्न होते हैं और विचार मस्तिष्क से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी ये नाम दे देते हैं कि वो तो बहुत ही भावुक प्रवृत्ति का आदमी है। तो भावुक का मतलब वो हृदय से ज्यादा सोचता है, जैसे भावनाएं उसमें ज्यादा हो गई, ये भावुक प्रवृत्ति का ज्यादा हो गया। हम ये कहें कि वो विचारवान है तो वो मस्तिष्क पे ज्यादा जोर डालता है, विचारवान बन जाता है, विचारक बन जाता है एक तरीके से। तो हम वापस में चैप्टर पर आते हैं। तो भाषा के माध्यम से प्रकट है। अब इस भाषा के जो माध्यम है ना, वो क्या माध्यम हो जाते हैं। अब देखो इस भाषा के वैसे मोटे रूप से तीन माध्यम होते हैं। एक माध्यम होता है इसका मौखिक, वैसे हम इसको माध्यम को रूप भी कह सकते हैं कि भाषा के तीन रूप होते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा इसका हो जाता है लिखित और तीसरा इसका हो जाता है सांकेतिक। देखो मौखिक में इक प्रत्यय जुड़ करके बना है, लिखित में इत प्रत्यय जुड़ा है और सांकेतिक में इक प्रत्यय जुड़ा है। कैसे? मौखिक में मुख मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय जुड़ गया तो ये रूप बन गया मौखिक। तो सीधा सा बात स्पष्ट हो गया कि जब कोई व्यक्ति अपने भावों और विचारों को मुख के द्वारा प्रकट करता है, यानी कि बोल करके प्रकट करता है, तब तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक। और जब कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो वह अपने भावों को लिख करके प्रकट करेगा, तो इसमें लिखना धातु है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये कृदंत प्रत्यय हो गया और ये हो गया तद्धित, क्योंकि जो प्रत्यय किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं तो कृदंत प्रत्यय बन जाते हैं। तो इसमें लिखना धातु है और इसमें इत प्रत्यय जुड़ गया तो लिखित हो गया। तो इस प्रकार से कि जब कोई व्यक्ति मुख बोल करके नहीं प्रकट करके अगर लिख करके अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें एक शब्द है संकेत, और संकेत में एक कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? टिक प्रत्यय जोड़ दिया तो सांकेतिक रूप बन जाता है। तो संकेत का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मौखिक और लिखित दोनों रूपों को काम में नहीं ले पाता, तो जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति गूंगा बहरा, ऐसे कोई बहरा होता हो, हालांकि बहरा हो और वह अपने बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, मान लो कि वो अनपढ़ हो और वो लिख भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, और वो क्या करता है बाद में अपने विचारों को, अपने भावों को संकेत के द्वारा प्रकट करता है। जैसे मान लो किसी प्यास लगेगी तो मुंह की तरफ वो इशारा करेगा, भूख लगेगी तो अपने पेट की तरफ इशारा करेगा, या फिर किसी ने उसको मारा हो तो वो पिटाएगा, ऐसा कुछ इशारा करेगा, तो वो भी उसका एक माध्यम बनता है। तो इस प्रकार से भाषा के तीन रूप हो जाते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब हम वापस अपने थोड़ा सा इस चैप्टर में चलते हैं कि भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने का जिस माध्यम से प्रकट किया जाए वो माध्यम ही भाषा होती है। ये तीन माध्यम से बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वापस हम थोड़ा सा अब इस परिभाषा की तरफ लौटते हैं, पर वापस कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब मान लो कि हमने कोई नाम अपने दिमाग में उत्पन्न हुआ या कोई शब्द हमारे दिमाग में आया और वो हमारे अनायास ही हमारे मुंह से निकल गया। मान लो कि वो शब्द, मैं यहाँ पर रहकर समझाऊंगा आपको कि मान लो कि वो शब्द निकल गया एक तरीके से मानव। अब एक मानव विचार मन में आया, भाव मन हृदय में उठा,
किसी चीज को देख के तो मानव, इसको कैसे मानव शब्द मान लो अपने इकाई मान करके चलते हैं। तो इस मानव शब्द की जब हम इसको बिखेरेंगे तो इसका रूप ऐसे बिखेरेंगे तो ये बनेगा माँ, मैं और वह, ये रूप बन जाएगा। तो क्या दोस्तों इसके और भी टुकड़े किए जा सकते हैं? अभी और भी इसके छोटे टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। तो जब हम इस माँ की बात करेंगे तो मैं में किस ध्वनि आती है? आ की। तो जब ये आ बाहर निकलेगा तो ये मैं पे हलंत लगा करके आ को बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वह में न में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, तो न के हलंत लगा करके ए को बाहर निकाल दिया जाएगा। और वह में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब ये एक मानव एक विचार आया, मानव के बड़े टुकड़े के, तो मां न वह तीन वर्ण हमारे सामने आए। और जब हमने इसके भी टुकड़े किए तो मैं के हलंत लगा करके आ को बाहर निकाला, न के हलंत लगा करके ए को बाहर निकाला और वह को हलंत लगा करके ए को बाहर निकाल दिया। अब परिभाषा देखो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो क्या दोस्तों अब इस इकाई के और भी टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये इसकी सबसे छोटी इकाई है। तो इसी सबसे छोटी इकाई को हम बाद में क्या करेंगे? वर्ण करेंगे। तो ये थे अपने अर्थ और ये थी वर्ण की परिभाषा की बातें। ठीक है दोस्तों, अब हम जब किसी, अब एक चीज और कि देखो कोई भी ये दो रूप अपने पास में, एक तो मानव पूरा है और एक रूप ये, इस रूप को मान्यता नहीं मिलेगी। यहाँ पर जब हम किसी वर्ण की गणना की बात करेंगे ना तो इस रूप को मान्यता नहीं मिलेगी। हाँ, अपन बात कर रहे थे कि भाव और विचारों बात, तो एक शब्द भाव मन में आया, मानव आया। तो जब हम बात करें कि वर्णों की जब गणना की जाती है कि इसमें वर्ण कितने होते हैं, हाँ साहित्यिक रूप से मत देखना इसको, जरा इसको वैसे देखना एक बार कि कैसे वर्णों की गणना की जाए। तब की बात है कि जब वो मानव शब्द में कितने वर्ण है, जब आपको ये पूछा जाए, कुछ गणना की जाए, तो मानव शब्द में 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 वर्ण है। परंतु जब गणना की जाती है तो वर्णों की गणना करते समय उसके अंतिम ए को नहीं गिना जाता, यानी अंत में अगर ए आया तो उस ए को नहीं गिना जाएगा। तो फलस्वरूप क्या होगा कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि मैं 1 2 3 4 और 5, अंतिम ए को नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा अगर वो दोष आता है तो वर्णों की गणना करें तब इसको गिना जाएगा। ये कोई अलग बात है। एक दूसरी बात इसमें एक और कि वर्णों का बिखरावा है जो रूप है, वर्णों के इस बिखरे हुए रूप को हम वर्ण वियोजन बोलते हैं। और जब इन वर्णों को हमने एक दूसरे इकट्ठा कर दिया तो ये इसका वर्ण, ये जो रूप बना मानव, इसको हम बोलते हैं वर्ण संयोजन रूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारे सामने ये आई और इसीलिए हम क्या कहते हैं बाद में? वर्ण कहते हैं। एक अतर परिभाषा के अनुसार कई जगह ये भी लिखा पाता है कि वह ध्वनि या वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। तो वही बात है कि ये मैं, आ, न, ए और वह जो आपके सामने दिख रहा है आपको, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको इसलिए हम इसको हम क्या कह सकते हैं? वर्ण ही कह सकते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब हम देखो हमने वर्ण शब्द के अर्थ के बारे में पढ़ लिया, उसकी परिभाषा के बारे में हमने समझ लिया थोड़ा कि परिभाषा और अर्थ क्या है। देखो एक चीज और होती है कि एक है वर्ण ध्वनि और अक्षर की अवधारणा, वर्ण अक्षर ध्वनि की अवधारणा। वैसे वर्ण की परिभाषा अपन ने पढ़ी तो हम सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की, कि मुंह से निकलने वाली आवाज क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के लिखित रूप को हम बाद में वर्ण कहते हैं। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मान लो कि हमारे मनुष्य के भाव और विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है तो ध्वनि, और ध्वनि से उसको हमने लिख दिया तो वो वर्ण रूप बन गया। दूसरी बात करते हैं हम अक्षर की, कि अक्षर क्या है? वैसे कहा जाता है, ऐसे कहा गया है कि श्वास के एक ही आघात में जिसका उच्चारण हो जाए उसको बाद में अक्षर कहा जाता है। जैसे बात करते हैं, जैसे स्नात, जैसे ये स्नात हो गया। जैसे हम बात करें मौन, इस प्रकार से। तो इसमें क्या है कि ये श्वास के एक ही आघात में इसका पूरा उच्चारण हो गया यहाँ पर। तो ये
स्नात माम ऐसे जो रूप बन गए इसके यहाँ पर, इनको बाद में क्या कहा गया, अक्षर कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो अक्षर यानी नहीं और अक्षर ये होता है नष्ट होना, कि यानी ध्वनि का वह रूप जो नष्ट नहीं होता वो अक्षर हो जाता है। और यहाँ पर वर्ण में भी यही पढ़ने की भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो वैसे इन दोनों में थोड़ी वैसे सिमिलरिटी है, परंतु श्वास के एक ही आघात में उच्चारण होने के कारण इसको स्नात या माम कहा। स्नात और माम इस प्रकार इन दो तीन शब्दों को भी अक्षर की श्रेणी में रखा गया। ये बात अपने सामान्य हिंदी के जो लेखक हैं श्रीमान राघव प्रकाश जी, उन्होंने इस बात के बारे में यहाँ पर अपने बुक में उसको समझाया था। एक बात अपने उनकी बुक में समझाया वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गई वर्ण ध्वनि और अक्षर की अवधारणा के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण की परिभाषा हो गई, उसका अर्थ हो गई, उसकी परिभाषा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके हम इसकी बात करें, वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से भेद की जब बात करें तो वर्ण जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हम सभी जानते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन जो वर्ण पहला वर्ण अपन ने जो लिखा है स्वर जो लिखा है उसके बारे में। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं स्वर। देखो स्वर जैसा क्या है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई शब्द है उसके हिंदी में शब्द अनेकार्थी होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम स्वर की बात करते हैं। स्वर शब्द के हम सबसे पहले अर्थ की बात करेंगे कि स्वर शब्द का अर्थ क्या है। इस प्रकार से तो एक अर्थ तो इसका जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अनुसार बन जाएगा। कैसे कि वर्ण का एक प्रकार, वर्ण का एक प्रकार। जैसे अपन दो प्रकार बताए ना थोड़ी देर पहले कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो उस प्रकार से स्वर का एक अर्थ तो हो जाएगा वर्ण का एक प्रकार। इस प्रकार से दूसरा एक इसका अर्थ हो जाता है कि जैसे हम बात करें संगीत में स्वरों की, संगीत में स्वर 7 स्वर होते हैं, तो इस प्रकार से उसका संबंध सुर या ताल से हो जाता है बाद में। तो इस प्रकार से एक स्वर वो भी हो जाता है। जैसे हम कहें कि भाई स्वर कितने होते हैं, सा रे गा मा पा, इस तरह 7 स्वर हो गए, तो सुर या ताल हो जाता है। इस प्रकार से इस स्वर शब्द का अर्थ हो जाएगा, एक हो जाएगा वर्ण का एक प्रकार और दूसरा हो जाएगा सुर और ताल। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं इसके परिभाषा की कि इसकी स्वर शब्द की परिभाषा क्या होती है, स्वर वर्ण की परिभाषा क्या होती है। सॉरी एक बार में थोड़ा भूल गया बीच में, स्वर वर्ण। तो अब देखते हैं कि परिभाषा कि स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है। तो स्वर वर्ण की सीधी सी परिभाषा है जो हम पढ़ते आए हैं कि स्वर कि वे वर्ण जो किसी अन्य किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते या लिखे जाते, कि वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले या लिखे जाते हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो ये तो इसकी सिंपल। अब अन्य वर्ण कौन, हम अन्य वर्ण की बात करें, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम परिभाषा स्वर की पढ़ने तो बच गया कौन सा व्यंजन। तो इसका मतलब क्या होगा कि वे वर्ण जो व्यंजन वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, यूं कहें कि वे वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते या लिखे जाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाद में स्वर कहा जाता है, स्वर कहते हैं। या हम एक बात करें कि थोड़ी सी इसकी परिभाषा हम थोड़ी सी देखें कि साहित्यिक परिभाषा की जब हम बात करें, इसकी साहित्यिक परिभाषा एक तरीके से कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिल्कुल अपने हृदय से उठ करके बिना किसी रुकावट के किसी वर्ण का जब उच्चारण कर देती है तो बाद में वो वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी साहित्यिक परिभाषा बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। देखो हिंदी में हम जब बात करें स्वर वर्णों की, तो हिंदी में स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। इस कौन कौन से 11 स्वर होते हैं देखिए इधर जरा। देखो एक तो है सबसे पहले ए, दूसरा आ, फिर ई,
फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, आई, ओ और एक आपको बच गया औ। कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह हो जाती है कि एक अपने में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा सामान्य हिंदी एक व्याकरण की बुक चलती है जिसमें देखो अब बात करते हैं अपने थोड़ा मैंने कहा कि सामान्य हिंदी एक बुक है व्याकरण की जिसके रचयिता हैं राघव प्रकाश। उन्होंने इसमें एक स्वर है री, उन्होंने इस री को शुद्ध स्वर नहीं माना कि री जो है वो एक शुद्ध स्वर नहीं है। इस प्रकार से उनके मुताबिक इस स्वरों की संख्या हो जाती है 10। परंतु उन्होंने ये कहा है कि री एक शुद्ध स्वर नहीं रहा क्योंकि इसमें रे और ई इसका उच्चारण रे हलंत लगा है और ई री इस प्रकार से हुआ है, इसलिए इसमें यह पूरी तरह से शुद्ध स्वर नहीं है। परंतु अभी तक ये जो तथ्य है ये सर्वमान्य नहीं हो पाया, इसलिए इस इनमें स्वरों की संख्या 11 ही मानी गई है और उसको री को शामिल किया गया है। ठीक है, हम बात करें संस्कृत में तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे चले थोड़ा सा। तो वैसे एक देखो अब यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि री जो है वह किस क्रम पर आता है, किसके बाद में आता है, किस स्वरों के बाद में आता है, किस स्वर से पहले आता है, इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं री जो है वो 7वें नंबर पर आता है। वैसे ज्यादातर लिखते हैं तो कितने नंबर पे आता है? 7वें। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें नंबर पे आकर ये दिया जाता है। ये प्रश्न कभी कभी ऐसा बन जाए तो बात करो। अब देखो अब इन स्वरों में भी हम जब बात करते हैं ना तो इसमें दो स्वरों की बात करते हैं कि मूल स्वर, एक तो मूल स्वर हो गया और एक स्वर होता है संध्या स्वर। संध्या स्वर मूल स्वर, ठीक है, और एक आपका गुरु रूप हो जाता है। तो मूल स्वर में जब बात करते हैं तो ए, छोटी ई, ऊ और री इन स्वरों की संख्या मूल स्वरों में की जाती है। ठीक है, सॉरी। अब हम बात करते हैं कि स्वर वर्ण की, जब इनका हम जब वर्गीकरण करेंगे तो इनका वर्गीकरण इस प्रकार से होगा कि जैसे हम कहें कि इन स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा, इन स्वर वर्णों के भेद, ये जो स्वर वर्ण अपने लिखे हैं ना इनके भेद, या यूं कहें कि स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया। तो इन समस्त स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इसका जो भाग है, एक तो कहलाएगा लघु स्वर और एक है दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर, इन स्वस्थ वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर के रूप में। देखिए कैसे। अब ये देखो प्रश्न यहां पर ये भी बनता है कि स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। जैसे स्वरों का वर्गीकरण अपने दो किए ना, लघु और दीर्घ स्वर के रूप में अपने इनका वर्गीकरण किया है, तो किस आधार पर किया गया ये आता है। तो एक चीज का ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है कि स्वर वर्णों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो इसका एक आधार होता है मात्रा का। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है। तो ये हम ये भी लिख सकते हैं कि मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, कि मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। अब प्रश्न हमारे सामने ये हो गया कि ये मात्रा काल क्या है, ये मात्रा काल क्या है, ये प्रश्न हो जाता है दोबारा। तो दोबारा प्रश्न ये होता है कि मात्रा काल क्या है। तो मात्रा काल का मतलब है कि स्वर वर्णों के उच्चारण में, कि स्वर वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है वह समय क्या कहलाता है, मात्रा काल कहलाता है। अब समय 2 रूप में हो गया, लघु और दीर्घ के रूप में। तो इस आधार पर हम जब बात करें कि स्वर वर्णों का वर्गीकरण मात्रा काल के आधार पर 2 भागों में किया गया है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अब इनको समझने से पहले हम इनके ऊपर मात्राएं जरूर लगाएं कि मात्रा किस प्रकार से होंगी, तो इस आधार पर इसको अपन डिवाइड करेंगे। देखो ए स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती।
आखिरी मात्रा होती है, वैसे हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आखिरी मात्रा को जैसे ए, पहले सिरोलेखा फिर ए खड़ी पाई, ये आखिरी मात्रा है। देखो किसी भी वर्ण के ऊपर जब कोई लाइन खींची जाती है तो वह उस लाइन को हम सिरोरेखा कहा जाता है। यहाँ पर विसर्ग संधि होती है, इसके अंदर सिरे है प्लस रेखा, तो रूप बन जाता है सिरोरेखा। ठीक है, तो किसी भी वर्ण के ऊपर जब लाइन खींची जाए तो वो सिरोरेखा रूप कहलाती है। तो हम इसको समझने के तौर पे यहाँ पर समझ सकते हैं कि सिरोरेखा और उसके बाद में खड़ी पाई, ये आखिरी मात्रा हो जाती है इस प्रकार से। दूसरा आगे है ई की मात्रा। ई की मात्रा में इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये छोटी की मात्रा हो जाएगी, इस प्रकार से घुमाएंगे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, ये छोटी ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ की मात्रा, और इस प्रकार से घुमाएंगे तो ये वी की मात्रा हो जाती है। अब इन वर्णों की बात करते हैं, तो इन वर्णों के उच्चारण में अंतर है। कभी कभी क्या करते हैं हम, इसका भी उच्चारण ऐसे कर देते हैं ए, और इसका भी ए ही बोल देते हैं, बल्कि इनका उच्चारण अलग अलग है। इसका उच्चारण है ए और इसका उच्चारण है आई, ए आई। उसी प्रकार से ओ औ, ये देखिए, तो इस ए की मात्रा सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा ए की मात्रा हो जाती है, सिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा आई की मात्रा हो जाती है, सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा फिर खड़ी पाई, ये ओ की मात्रा हो जाती है, और सिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा और फिर खड़ी पाई, ये औ की मात्रा हो जाती है। तो इस प्रकार से इन स्वर वर्णों की ये मात्राएं होती हैं, और मात्राएं हमेशा व्यंजन के साथ में लगाई जाती हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि अब अपन वापस इस चैप्टर में चलते हैं कि मात्रा काल के आधार पर, मैं यहां लिख देता हूं, मात्रा काल के आधार पर, किसका आधार पर? मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा गया, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। जब हम बात करें लघु स्वर की, तो लघु का मतलब क्या होता है? छोटा या कम। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम लगता हो, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम लगता हो, तो वे लघु स्वर कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय कम लगता हो, तो उनकी संख्या है अपने सामने। जैसे एक तो ए, इसका उच्चारण करेंगे तो समय कम लगेगा, फिर छोटी ई, फिर छोटा ऊ, और एक अपना ये री। तो इस प्रकार से ये चार वर्ण ऐसे हैं जिनको लघु स्वर की संज्ञा दी गई है। ए, फिर छोटी ई, ए, ई, ऊ और री। इस प्रकार से संस्कृत में एक रूप होता है री का। वैसे मैं आपको जो बता देता हूँ कि संस्कृत में एक री रूप होता है, इसको भी लघु माना गया है वैसे संस्कृत के मुताबिक। तो देखिए, अब इन लघु स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें उनके उच्चारण में समय कम लगा, इसे वो लघु स्वर कहा जाता है। हम थोड़ा सा आगे चले तो थोड़ा सा और समझने का प्रयास करता हूँ। साहित्यिक भाषा में थोड़ा सा समझने की जब हम बात करते हैं, तो इन लघु स्वरों को प्रकट करने के लिए एक चिन्ह होता है, जिसे बाद में हम कहते हैं खड़ी पाई। खड़ी पाई, और इसका सिंबल, इसका प्रतीक ये होता है खड़ी पाई। और इसका छंदों की जब हम बात करते हैं तो इसका एक अंक जो है वो एक अंक निर्धारित किया गया है, यानी लघु स्वर को एक अंक दिया जाता है इस प्रकार से। अब बात करें दीर्घ स्वर की, कि दीर्घ स्वर कौन से? तो दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा या ज्यादा, इस प्रकार से। तो वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ज्यादा लगता हो, या जिनका उच्चारण में समय अधिक लगता हो, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब कौन से स्वर बच गए? इसके बाद में चार को हटा दो, बाकी जो सभी बचेंगे वो सभी दीर्घ स्वर के श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे हम बात करें आ, हम बात करें बड़ी ई, आगे बड़ा ऊ, फिर बाद में आपका ए, फिर आई, फिर ओ, और फिर औ। इस प्रकार से तो ये कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 और 4 11। तो ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, और इन दीर्घ स्वरों को जिस चीज से प्रकट किया जाता है उसका नाम है अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह। और इसका जो सिंबल है उसका, इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, जैसे खड़ी पाई का सिंबल ये था ना, उसी प्रकार से इसका सिंबल होता है अंग्रेजी के एस के आकार। तो ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है, और इसका अंक निर्धारित किया गया है। अंक की जब बात करें, इसके अंक होते हैं 2।
तो ये तो एक थोड़ी सी मैंने आपको इसलिए समझाई कि ये चीज का आपको ध्यान रखना, ये थोड़ी साहित्यिक छंदों की जब बात करते चलेंगे इनको मान्यता वहां पर मिलती है कि खड़ी पाई अवग्रह, परंतु जब मात्राएं लगाई जाती हैं छंदों के अंदर तो उनको वहां पर खड़ी पाई अवग्रह चिन्ह, खड़ी पाई अवग्रह चिन्ह ऐसे नहीं बोला जाता, वहां पर उनको उसी के नाम से बोला जाता है, जैसे लघु चिन्ह, लघु दीर्घ, लघु दीर्घ, लघु गुरु, गुरु ह्रस्व गुरु, इस प्रकार से बोला जाता है। वैसे लघु को ह्रस्व भी कहते हैं और दीर्घ को गुरु भी कहते हैं, इस प्रकार से। जैसे हम थोड़ा सा इसको मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि अपना एक इसको किस प्रकार से अपन देखेंगे, जैसे एक शब्द मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मानव शब्द लिख दिया। अब हम देखें कि मानव शब्द में कितने अंक, कितनी मात्राएं हैं। हम जब बात करेंगे मानव शब्द में कितनी मात्राएं हैं, मात्राओं की जब बात करते हैं तो हिंदी में क्या होता है, छंद चलते हैं, संस्कृत में भी चलते हैं, हिंदी में भी छंद चलते हैं। तो जब हम बात करें तो छंद जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्णिक और एक होता है मात्रिक। तो मात्रिक में तो मात्राएं लगाई जाती हैं और वर्णिक में वर्णों की गणना की जाती है। तो हम बात करें कि मानव, अब इसमें इस चीज को समझ रहे हैं पहली बार, तो मानव में किसकी, पहले तो ये देखो कि मानव में मैं के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, आ की, और आ है वो किसमें आता है, दीर्घ स्वर में, और दीर्घ स्वर को किससे प्रकट किया जाता है, अवग्रह चिन्ह से। तो इस मैं के ऊपर हम लगाएंगे ये चिन्ह, अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। तो हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि अवग्रह चिन्ह बोलो और फिर लघु खड़ी पाई बोलो, ऐसे नहीं, इसको बाद में लघु गुरु, गुरु लघु इस प्रकार से बोला जाएगा। तो जैसे मैं गुरु लग गया, अब इसमें नए में किसकी ध्वनि आ रही है, ए की, तो ए किसमें है, लघु स्वर में, और लघु स्वर का चिन्ह क्या है, खड़ी पाई, तो इसके ऊपर खड़ी पाई लगा देंगे इस प्रकार से। और बाद में आ गया वे में किसकी ध्वनि है, ए की, और ए लघु को किससे प्रकट करते हैं, बाद में खड़ी पाई से। अब देखो खड़ी पाई का अंक कितना है, 1, और गुरु का अंक कितना है, 2, तो इस प्रकार से 2 और 2 कितने हो गई, 4, तो इसमें टोटल कितनी मात्राएं हो गई, 4 मात्राएं हो गई इस प्रकार से। तो ये वैसे आपको वैसे थोड़ा समझाने के लिए बताया है, बल्कि छंदों में ज्यादा उपयोग होता है। एक चीज का ध्यान रखना कि मात्राएं जो है ना वो हमेशा स्वरों पे लगाई जाती हैं, व्यंजन पे कभी मात्राएं नहीं लगाई जाती। और दूसरी बात, जो हलंत, या यूं कहते हैं कि जो वर्ण आधा है या हलंत युक्त जो वर्ण है उसके ऊपर कभी मात्राएं नहीं लगाई जाती। जैसे मान लो कि हम एक शब्द लिखोगे यहाँ पर, जैसे एक शब्द आ गया धन्यवाद, एक शब्द धन्यवाद। अब हम इसके ऊपर मात्राएं लगाने की बात करें तो वैसे तो छंदों के नियम के मुताबिक तो क्या होता है कि जब कोई आधा वर्ण होता है वो आधा वाला वर्ण पहले वाले वर्ण को पूरा कर देता है, यानी उसको दीर्घ कर देता है, तो ये लघु होने के बाद मिल जाएगा दीर्घ। अब इस नए के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगेगी। अब बच गया भाई ये में एक ही ध्वनि है, इसे लघु हो गया, वो में आ की ध्वनि है, इसे दीर्घ हो गया, द में एक ही ध्वनि है, इसलिए लघु हो गया। अब इसमें टोटल कितनी मात्राएं हो गई, 2 मात्राएं इसकी होती है, तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 मात्राएं होती है इस प्रकार से। तो ये मात्राएं साहित्य की बातें हैं, फिर खेल मैंने आपको समझाने के लिए बात बताई थोड़ी सी। तो इस प्रकार से अब एक चीज और देखते हैं अपन थोड़ी सी, हिंदी में स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया, जिसे अपने अभी पढ़ा, लघु और दीर्घ। संस्कृत में एक रूप और चलता है इसमें, उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। उसको क्या कहा जाएगा, प्लुत स्वर कहा जाता है, प्लुत स्वर। इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी परिभाषा की जब हम बात करते हैं कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय तिगुना समय लगता हो। इसमें एक, इसमें 2, इसमें तिगुना हो जाएगा, तो इसको बाद में ऐसे स्वर को बाद में प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे हम कहें, जैसे एक शब्द आता है ओम, इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये ओम, तो तिगुना समय लगा, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहा जाता है। वैसे ये स्वर जो है वो संस्कृत में ज्यादा प्रचलित है, इसे हिंदी में स्वरीय, लघु और दीर्घ स्वरीय अपने पास में आते हैं। तो आज दोस्तों अपन यहीं तक अपना चैप्टर रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि अगली क्लास के बारे में आपको पता चल जाएगा, आप उसको अध्ययन कर सको और कोई चैप्टर आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत।